हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से लेके आए साइंस का चौथा मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2021 में, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखना। और इसमें जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इंक्लूड किए हैं, सारे के सारे प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न और इसके साथ साथ न्यू पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है। और यह एक आपके लिए स्पेशल वीडियो है जिसे हम लोग मास्टर वीडियो कहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्रश्न है और आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते तो आपको साइंस से 90+ मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो देखिए, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? जो बल्ब जलाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब जो घर में यूज करते हैं वो हो गया आपका प्रकाश स्रोत के उदाहरण हो गया। टॉर्च हो गया, लालटन हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। अब आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो देखिए, खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है या फिर खतरे का जो निशान होता है उसको हमेशा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है ना सबसे कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो सबसे अधिक होता है। और ये वातावरण और हमारा पर्यावरण में यह सबसे कम फैलता है और ये अत्यधिक जो होता है ना दूरी भी दिखाई देता है। ये मतलब दूर में रहने से लाल रंग क्या होता है? दूर से ही दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य जो होता है, प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य का मान जो होता है ना अधिक होता है। और इसीलिए हम लोग जो होता है खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है उसको हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाल। अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को हम लोग 1 वाट कहते हैं। और 1 वाट जो होता है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 वाट। वाट को हम लोग W से दिखाते हैं, यानी कि 1 W। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। तो देखिए, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। पहले हम लोग बात कर लेते हैं विजातीय ध्रुव के बारे में। तो देखिए, विजातीय ध्रुव क्या होता है? जब 2 चुंबक के विजातीय ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वहाँ पे विजातीय ध्रुव होता है। लेकिन सजातीय ध्रुव में क्या होता है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तो होता है आपका सजातीय ध्रुव। यानी कि चुंबक के सजातीय ध्रुव क्या होते हैं? आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिकर्षण होना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस बार शायद आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। तो देखिए, विद्युत जो होता है मोटर, ये विद्युत मोटर जो होता है एक यांत्रिक मोटर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि एक विद्युत मोटर जो होता है एक यांत्रिक मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे हमारा था, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर, बी में है सेंटीमीटर इनवर्स और सी में आपका दिया हुआ है मीटर इनवर्स और डी में आपका दिया हुआ है मीटर। तो देखिए, आप सभी को पता होगा जो लेंस होता है, लेंस का क्षमता होता है उसका SI मात्रक, प्रचलित जो फेमस मात्रक होता है ना वो डायोप्टर होता है। लेकिन इनके अलावा और एक मात्रक होता है और 2 मात्रक होता है। एक होता है आपका मीटर इनवर्स जिसे हम लोग कहते हैं मीटर इनवर्स, या और एक होता है प्रति मीटर। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिए। अगर आपके ऑप्शन में डायोप्टर दिया हुआ नहीं रहे या फिर प्रति मीटर दिया हुआ नहीं रहे तो ये आपका 100% सही हो जाएगा, मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, आकाश का रंग
नीला क्यों प्रतीत होता है? तो देखिए आकाश जो होता है वो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्य से प्रकाश आता है, जब वातावरण में प्रकाश प्रवेश करता है तो वातावरण का जितना भी पार्टिकल्स होता है, जितना कण होता है, उससे टकरा के प्रकाश क्या होता है, इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन वातावरण में कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देता है। वातावरण के जो कण होते हैं ना, वह श्वेत प्रकाश के नीले रंग को क्या कर देते हैं, छिटका देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, और इसी कारणवश क्या होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन का अर्थ होता है जब प्रकाश वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में बहुत सारा पार्टिकल्स होता है, और उस पार्टिकल्स में प्रकाश जैसे पड़ता है तो चारों तरफ छिटका देता है। लेकिन एक ऐसा प्रकाश है नीला, ये उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, यानी कि वापस ऊपर ही भेज देता है। इसके वजह से क्या दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो देखिए ये प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मैक्सवेल ने, बी में दिया हुआ है फैराडे ने, और सी में देखने पा रहे हैं एम्पियर ने, और डी में आप देखने पा रहे हैं फॉलोइंग ने। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज करने वाले थे वो हमारा महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट फैराडे ने किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फैराडे ने। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। तो देखिए कौन सा दर्पण में जो प्रतिबिंब जो होता है, जो इमेज होता है, जो फोटो होता है, उसका आकार जो होता है ना, वस्तु के आकार की इक्वलिटी होता है, बराबर होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो देखिए समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर जो होता है उसमें प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। हालांकि यहाँ पे घंटा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे घंटा 100% होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है ना, वो आपका होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न किस टाइप का था कि 1 किलोवाट बराबर होता है। ऐसे में तो 1 किलो वाट जो बराबर होता है ना, 1000 वाट के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 1000 वाट, नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं AKWH। AKWH जो बराबर होता है ना, वो आपका 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। देखिए हमारे घर में जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट का हम जो सप्लाई देता है वो कितना वोल्ट का होता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। नहीं, ये तो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा का अर्थ होता है डीसी करंट, ये नहीं होगा। उसका 20 नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी नंबर देखने पा रहे हैं कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। देखिए हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं ना, हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई दे रहे हैं तो कितना वोल्ट का दे रहे हैं, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं। यानी कि ये एसी करंट दे रहे हैं कितना पर, 220 वोल्ट पर। इसी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो देखिए अवतल दर्पण या फिर कोई दर्पण रहे, कोई भी दर्पण रहे, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ जो ये एफ होता है, यानी कि एफ जो होता है ये R/2 होता है। यानी कि फोकस दूरी जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आधी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है ना, तो व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष का सामना करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष।
और इस कंडीशन में क्या होता है कि नेत्र गोलक जो होता है ना उसका छोटा हो जाता है, ठीक है। और निकट बिंदु जो होता है वो सामान्य निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर का वो दूर में हट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्तियां कहा गया है, ठीक है, को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है और कौन नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आप देखने पा रहे हैं आई स्क्वायर आर, ये विद्युत शक्ति को निरूपित करता है क्योंकि ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है। और बी में देखिए यहाँ पे क्या है आई आर स्क्वायर, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। और यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे से हो जाएगा क्योंकि ये नहीं करता है, यहाँ पे क्या कहा गया है नहीं करता। लेकिन सी नंबर में देखने पा रहे हैं वी आई है, वी आई मतलब वोल्ट यानी कि विभवांतर गुना धारा। और यहाँ पे डी में आपका दिया हुआ है वी का स्क्वायर अपॉन आर यानी कि विभवांतर का स्क्वायर बटे आर का मतलब होता है प्रतिरोध। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो देखिए एक साधारण प्रिज्म जो होता है ना उसमें टोटल 2 सतह होता है त्रिभुजाकार और 3 सतह होता है चतुर्भुजाकार, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 सतह हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, सी यानी कि 5। अब आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है उसमें कौन सा एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है टंगस्टन, बी में है तांबा और सी में है नाइक्रोम और डी में आप देखने पा रहे हैं जस्ता। तो देखिए आप सभी को बता देते हैं जो विद्युत बल्ब होता है उसमें उसका जो फिलामेंट होता है उस तत्व किस तत्व का उपयोग किया जाता है टंगस्टन। क्यों किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना वो जो गलता है 31-40 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही वो गलता है, ठीक है। और इसीलिए इसका जो हम लोग टंगस्टन का उपयोग करते हैं विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पुतली द्वारा, बी में है दृष्टि पटल द्वारा और सी में आपका दिया हुआ है पक्षमापी मांसपेशियों द्वारा और सी में आप देखने पा रहे हैं परितारिका द्वारा। तो देखिए अभिनेत्र लेंस जो होता है उसके फोकस दूरी में चेंजिंग किया जाता है किसके द्वारा, पक्षमापी मांसपेशियों द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पक्षमापी मांसपेशियों द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। तो देखिए सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का जो अन्य नाम होता है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए और बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 19वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन यानी कि O की परमाणु संख्या है। तो देखिए ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 8 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 8। अब आइए देखिए यहाँ पे 20वें प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 pm यानी कि पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो देखिए 1 pm यानी कि 1 पिकोमीटर जो बराबर होता है ये आपका 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10⁻12 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 21वें प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि एथनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो देखिए एथनॉल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो आपका सिंगल बॉन्ड OH होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 22वें प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए किसी भी अभिक्रिया किसी भी प्रतिक्रिया में किसी भी रिएक्शंस में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑक्सीकारक, बी में दिया हुआ है अवकारक और सी में आप देखने पा रहे अभिकारक और डी में आपका दिया हुआ है प्रतिफलित।
तो देखिए किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ कहलाते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, या फिर इसका अन्य नाम होता है प्रतिकारक। या इस तरह आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रतिफलित या फिर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हालांकि क्या कहा गया है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिकारक। आइए देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NaCl। अब आइए देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो देखिए बायोगैस कौन होते हैं, मीथेन जो होते हैं ना, ये बायोगैस होते हैं। और मीथेन का जो सूत्र होता है आणविक सूत्र CH4 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CH4। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, पोटेशियम यानी कि जिसका संकेत होता है के की परमाणु संख्या है। तो देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 19, बी में है 20, सी में है 23 और डी में है 35। तो देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है 19। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 19। अब देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो देखिए यहाँ पे दुर्बल अम्ल को आप सभी को देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है HCl, बी में है HNO3 और सी में है H2SO4 और डी में आपका दिया हुआ है CH3COOH। तो देखिए यहाँ पे दुर्बल अम्ल जो हो जाएगा आपका CH3COOH हो जाएगा। और इसका जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्बन क्या है। तो देखिए कार्बन एक प्रकार का क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धातु, बी में दिया हुआ है अधातु और सी में आपका दिया हुआ है उपधातु और डी में आप देखने पा रहे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन क्या होता है, एक प्रकार का अधातु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अधातु। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को अधातु पूछ रहा है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये एक अधातु होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। और इसके अलावे नल का पानी, वो कई तरल पदार्थ, वो गैस भी जो होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। यहाँ पे अधातु हो जाएगा ग्रेफाइट, एक क्या होगा विद्युत का सुचालक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अब आइए देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो देखिए आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और इसमें 18 वर्ग होते हैं, लेकिन 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए जो विलयन उदासीन होता है उसका पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 के बराबर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि अभिक्रिया CuO+H2 टेंस टू Cu+H2O में किसका उपचयन होता है। तो देखिए यहाँ पे किसका उपचयन होता है आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CuO, बी में है H2 और सी में है Cu और डी में आप देखने पा रहे हैं H2O। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, H2, यानी कि हाइड्रोजन का इनमें से क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए हमें 32वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सोडियम की संयोजकता क्या है, यानी कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है। तो देखिए सोडियम का जो संयोजकता होता है वो आपका 1 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो देखिए इनमें से कौन जो होगा शून्य वर्ग का तत्व होगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सी यानी कि कैल्शियम, बी में आपका दिया हुआ है Br यानी कि बेरिलियम, और सी में आपका दिया हुआ है He हीलियम, और डी में आप देखने पा रहे हैं Li यानी कि लिथियम। तो देखिए इनमें से शून्य वर्ग का तत्व क्या हो जाएगा, हीलियम। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा हीलियम। अब देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जल दिवस जो मनाए जाते हैं 23 मार्च को मनाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 23 मार्च। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उत्पादक यानी कि प्रोडक्ट। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये जो है एटीपी का विस्तार है, यानी कि आप सभी को बताना है कि एटीपी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का वाहक होते हैं, ऊर्जा का संग्राहक होते हैं और ऊर्जा का सिक्का होते हैं, यानी कि इनमें से सभी बातें होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो स्वयं पोषण करता है ना उसके लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं। तो देखिए उसके लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि सभी आवश्यक होते हैं। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब आइए देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वसा का, बी में प्रोटीन का, और सी में ग्लूकोज का, और डी में आपका दिया हुआ है प्रकाश का। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का प्राप्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये ग्लूकोज जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, यानी कि शुक्राणु जो है कहाँ पे मिलता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अधिविर्षण, बी में है शुक्रवाहिका, और सी में है विर्षण, और डी में आप देखने पा रहे हैं शुक्राशय। तो देखिए शुक्राणु का जो मोचन होता है ये आपका शुक्रवाहिका में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। और आप हमें ये बताना है कि मानव यानी कि मनुष्य में कुल कितने विर्षण होते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप बताइए। अब आइए देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ओजोन परत पाया जाता है। तो देखिए ओजोन परत क्या होते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह में पाए जाने वाला यह एक परत होता है। और यह परत जो होता है ना ये पृथ्वी के सतह से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच ये परत बना होता है, ठीक है। और ये ओजोन परत जो होते हैं ना, जो सूर्य प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रे होते हैं उसको आने से, पृथ्वी से आने से रोकता है। और ये रे जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि आनुवांशिक गुणों का सदस्य होता है। तो देखिए कौन जो है आनुवांशिक गुणों का सदस्य होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है डीएनए अणुओं में, बी में है जीव द्रव्य में, और सी में है तंत्रिका में, और डी में आप देखने पा रहे हैं मस्तिष्क में। तो देखिए आनुवांशिक गुणों का जो सदस्य होता है ये आपका होता है कहाँ पे होता है, डीएनए अणुओं में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक नर हार्मोन है। यहाँ पे आपको सभी हार्मोन दिया हुआ है, इन हार्मोन में से आपको नर हार्मोन को पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एड्रीनलिन, बी में है थायरोक्सिन, और सी में आपका दिया हुआ है एस्ट्रोजन, और डी में आप देखने पा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए ये टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ना ये एक प्रकार का एक सेक्स नर हार्मोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो देखिए शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना ये विर्षण में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा विर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
अब आइए देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो देखिए किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसे हम लोग आनुवांशिकी का जो है पिता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, यानी कि एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं उनमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है परासरण द्वारा, बी में दिया हुआ है चालनी नलिका द्वारा, और सी में दिया हुआ है विसरण द्वारा, और डी में आप देखने पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विसरण द्वारा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो देखिए मछली का जो हृदय होता है ना, उसमें कुल कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए मछली के हृदय में टोटल 2 कोष्ठक होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 कोष्ठक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो देखिए अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया हुआ है CO, और सी में आप देखने पा रहे हैं NH3 यानी कि अमोनिया, और डी में आप देखने पा रहे हैं बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है। अब आइए देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी कि किस में जो है लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पुरुषों में, बी में है स्त्री में, और सी में है पुरुष और स्त्री दोनों में, और डी में आपका दिया हुआ है किसी में नहीं। तो देखिए लिंग गुणसूत्र का जो पूरा जोड़ा पाया जाता है, यानी कि पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वो आपका स्त्री में पाया जाता है, यानी कि फीमेल में पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्त्री में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200, तो उम्मीद है आप इस 200 लाइक को जल्दी आप पूरा कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।